नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी क्या किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए देश को तैयार करने की मुहिम पर निकल गए हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 10 मई को पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, 10-11 एयरबेस तबाह किए जाने के बाद, और उसको लगा कि अ, इस बदले हुए भारत से, बदली हुई सेना से और इसके आक्रमण से वो पार नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने घुटने टेकने में ही भलाई समझी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब राष्ट्र के नाम संदेश आया तो बहुत नपे तुले शब्दों में उन्होंने ये बात बता भी दी, पूरी दुनिया को सुना भी दी, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान परस्तों को भी, कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी। और उसके बाद हमने ये जिसको कहना चाहिए कि जो भी आप नाम ले, बहुत सारे लोग सीज फायर का नाम नहीं दे रहे हैं, हाँ, अल्प विराम या जो भी आप कह लीजिए वो किया गया। लेकिन उसके बाद से प्रधानमंत्री का भी, रक्षा मंत्री का भी, विदेश मंत्री का भी, और हमारे सेना के जो भी डीजीएमओ हैं, अलग अलग सेनाओं के जो ऑपरेशनल चीफ हैं, उनके भी जो बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन है, जारी है, ये बंद नहीं हुआ है। और जब ये कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि लक्ष्य और बड़े हैं। और ये भी कि क्या ये तब तक जारी रहेगा जब तक के हाफिज सईद, लखवी, अजहर मसूद और जो कुछ दूसरे आतंकवादियों के आका वहां बैठाए गए हैं या बैठे हैं और वहां से ऑपरेशन चला रहे हैं, उनका खात्मा नहीं हो जाता है। सवाल कई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को बीकानेर में थे और वहां जो उन्होंने भाषण दिया है, उसके तो साफ संकेत कुछ और ही हैं। उनके संकेत तो ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ा करने की तैयारी उनकी तरफ से है। और ऐसा लगता है कि ये जो 4 दिन की एक झड़प कह लीजिए या छोटा मोटा युद्ध कह लीजिए, इसमें भारत ने ये भांप लिया कि पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है, वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता और उसके पास आक्रमण करने के लिए भी कुछ नहीं है और उसके साथ कोई नहीं है। टर्की का युद्धपोत खड़ा हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। चाइना की छाया उसके सिर पर थी, लेकिन चाइना भी उसको बचाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा और चाइना भारत से अपने संबंध भी खराब नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि क्या कोई भूमिका तैयार की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से और देश को तैयार किया जा रहा है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके जाने पहचाने धीरेन्द्र पुंडीर जी, और लखनऊ से जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप दोनों का ही जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भट्ट साहब, मैं आपके पास आता हूं। पहले, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वो तो हमने, आपने, सबने सुना है, और उनका एक बाइट में सुनवा देता हूं, एक छोटा सा अंश। उसी से पता चल जाता है कि उनके इरादे क्या हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए।
दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। भट्ट साहब जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही रुख, वही हमलावर रुख और वही संकल्प हमें लगातार दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को लेकर के। तो ऐसा पहले मैं लगता ये है बता दूं कि पीएम ने क्या कहा, लोगों को जी जो है पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था फरवरी 2022 में। आज हो गए हैं 39 महीने। इजराइल के में जो फिलिस्तीन के जो हमास के जिहादियों ने हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को, आज उसके हो गए हैं 20 महीने। भारत ने केवल 22 मिनट में काम निपटा दिया। पहली बात तो ये तथ्य है। सऊदी अरब जो है यमन में हूती शिया आतंकवादियों को काबू करने में पिछले 9 साल से जूझ रहा है। उसके पास दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार हैं और उसके पास पाकिस्तान के सैनिक लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पायलट लड़ रहे हैं, लेकिन वो आज तक हूती पे काबू नहीं कर पाया। जबकि हूती जो जिहादियों के ऊपर इजराइल ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और नेटो की ओर से मिसाइल हमले लगातार पिछले 2 साल से हो रहे हैं, जब से अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजरायलियों को 1200 लोगों की हत्या की थी और 100 लोगों को बंधक बनाया था। इजराइल लगातार बॉम्बिंग करने के बाद गाजा स्ट्रिप केवल 50 किलोमीटर की है, अभी भी अपने 21 बंधक छुड़ा नहीं पाया है। भारत ने 22 मिनट में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। हमला पाकिस्तान पे किया, दर्द हो रहा है अमेरिका को, टर्की को, चाइना को। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लॉकहीड मार्टिन का था सरगोधा में और किराना हिल्स में, वो बर्बाद हो गया। अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री की साख बत्ती में मिल गई। और आपकी आवाज नहीं आ रही है। और चाइना मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान बैठा है, पाकिस्तान परस्त बैठे हैं, उनको भी दर्द हो रहा है। और चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसने काम नहीं किया। चाइना के फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान के काम नहीं आए। टर्की के ड्रोन पाकिस्तान के काम नहीं आए, जबकि टर्की सेना के अधिकारी पाकिस्तान में बैठे हुए थे, 2 मारे भी गए हैं। और दूसरी बात, 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी पहलगाम में। इस घटना के ऊपर प्राइम मिनिस्टर आज तीसरी बार बोले हैं। पहली बार वो बोले थे 24 अप्रैल को बिहार में, दूसरी बार वो बोले थे 15 या 16 मई को इस ऑपरेशन के पूरा होने के 5 या 6 दिन बाद, और तीसरी बार वो आज बोले हैं। लोगों को कोई राय कायम करने के पहले प्राइम मिनिस्टर के भाषण के एक एक शब्द को गौर से सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा ये भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ग्रेजुअली एस्केलेट किया है और ऑपरेशन के लेवल को। पहली बार अक्टूबर 2016 में जम्मू में भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया। 3 साल बाद फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की हत्या के आतंकवादी हरकत के घटना में हत्या के बाद भारतीय वायुसेना ने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया, इंटरनेशनल एयर स्पेस को क्रॉस किया और बालाकोट में बम बरसाए। उसके और जो बालाकोट जो था वो उनका लॉन्चिंग पैड था। उसके 6 साल बाद भारत की वायुसेना ने उनके टेरर के हेडक्वार्टर थे, जो उनके अड्डे थे मुरीद के, लाहौर और बहावलपुर में उनको डिस्ट्रॉय किया। उसका नाम था सुबहान अल्लाह। और जहां सुबहान अल्लाह होता था, आज वहां या अल्लाह और अल्लाह रहम हो रहा है। तो ये तो है एक स्टैटिकल फैक्ट। तो इतना कुछ हमने किया है। तो और आज दुनिया में खलबली है। लोगों को इंटरनेशनल मीडिया को पढ़ना चाहिए, वहां अब क्या कहा जा रहा है।
प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा हमारी वायुसेना ने उनके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, और जिस एयरबेस के पे आज मैं लैंड किया हूं बीकानेर में, उसको भी उन्होंने तबाह करने का दावा किया था, लेकिन वहां पे रत्ती भर भी कुछ नहीं हुआ। और पीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना के एयरबेस आज आईसीयू में हैं। पीएम ने यह भी कहा कि अगर अब हमला हुआ तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी साफ किया बात केवल पीओके पर होगी। और पीएम के इस भाषण के बाद आज ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ पीएम की बातों को दोहराया। कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अब बात केवल पीओके जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है उसको खाली करने, विकेट करने के बारे में होगी। विपक्ष द्वारा केवल इसको जो है शब्द जाल और शब्द आडंबर यानी रेटरिक और जार्गन के जरिए इसमें बिना वजह विवाद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने भारतीय वायुसेना के रफाल जेट को मार गिराया, तो पाकिस्तान को की एयरफोर्स को अपने रडार में जो भारतीय जेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उसको उनको रिलीज करना चाहिए। भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल अजीत भारती ने डीजीएमओ के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया था हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, घर पे हैं, दे आर ऑल सेफ बैक होम, ये उन्होंने साफ कहा। और ये भी बताया गया है कि चाइना ने जो उनको मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो किया था PL-14 या PL-15 जो उनकी मिसाइल थी, पाकिस्तान ने सब दाग दी, एक भी काम नहीं आई। और जबकि वो जो है जिंदा मिसाइलें जम्मू में, राजस्थान में, पंजाब में पकड़ी गई से बरामद की गई हैं। अब दुनिया चाहती है भारत से, अमेरिका चाहता है भारत से कि भारत उनका टेक्नोलॉजी हमारे संग साझा करे कि चाइना में है क्या। तो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत धक्का पहुंचा, अमेरिका की डिफेंस और आर्मामेंट इंडस्ट्री को धक्का पहुंचा, उनकी साख जो है ध्वस्त हो गई। टर्की को बहुत नाश था अपने ड्रोन के ऊपर, उनका ड्रोन का बाजार मट्टी में मिल गया। आज 17 देश ऐसे हैं जो आकाश मिसाइल और आकाश तीर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भारत से लेने को इच्छुक है, और भारत के पास क्वेरी बढ़ती जा रही है। तो पीएम ने आज जो भाषण दिया है, ये जैसा मैंने कहा तीसरा भाषण था, तीनों बहुत सधी भाषा में थे, मेजर टोन में थे। और यदि जिन लोगों को थोड़ा भी अनुभव वॉरफेयर का है तो वो समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज देश को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा है कि अब हम कोई निर्णायक कार्रवाई करने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय भारत सरकार ने कर लिया है, वो बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा। जी धीरेन जी को जोड़ लेते हैं। धीरेन जी, 3 बातें आज प्रधानमंत्री ने फिर दोहराई हैं। निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। बहुत सीधी सी बात है धीरेन जी। पाकिस्तान को उन्होंने सीधे सीधे संदेश भेज दिए हैं
कि अब तुम तय कर लो, शरीफ बन करके रहना है या अभी भी बदमाशी दिखानी है। अगर दिखानी है तो फिर तैयार हो जाओ। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो सबसे बढ़िया बात बताई, 22 तारीख है और 22 मिनट में उन्होंने 9 ठिकाने तबाह कर दिए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो 22 तारीख पे जो हमला हुआ था, हमने सिर्फ 22 मिनट लिए और 22 मिनट में आपको आपके 9 वो तबाह हमने कर दिए हैं पूरे। अगर आप इस पर गौर करते हैं तो प्रधानमंत्री का ये जो पूरा मैसेज है, ये पाकिस्तान की जो नई अंदर जो उनकी एक जो नई कोशिश हुई है असीम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक तरह का जीत का युद्धोन्माद फैला देना, और इन सब गफलत में उन लोगों का, जिस तरह अमेरिका ने, जिस तरह से ट्रंप ने इसमें गूफ अप किया है, उस पूरे मसले को उसमें गलत फहमियां खड़ा होना। जो पीएम नई चीजें बनने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान में जो नया माहौल बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल उसके बॉर्डर से ये बताने की कोशिश की है, क्योंकि 1971 के बाद ये पहला मौका है जब राजस्थान पर या इस बॉर्डर से पाकिस्तान ने कोशिश की है भारत पर अटैक करने की, या फाइनल जो इस तरह की मिसाइल या उनका इस्तेमाल करने की। तो उन्होंने वहीं से ये संदेश दिया कि अगर कोई गलतफहमी आपको है, आपको ये लग रहा है कि दुनिया का एटमॉस्फेयर इस तरह से माहौल जो बदल रहा है और आपको लग रहा है कि ट्रंप का आइडिया है, या आप इसाक डार आपके विदेश प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के तौर पर जब चाइना जाकर गुहार लगाते, वहां से वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बुला के जिस तरह से एक गठबंधन कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब सीधे तौर पर उन्होंने वहां से दिया है कि कोई भी गलतफहमी जहन में नहीं होनी चाहिए। हमको तुम्हारी गीदड़ भभकी से नहीं डर लगता जो एटम बम है, हमको आपके किसी, और सबसे ज्यादा जो पहले कहा गया था उसी को एलोब्रेट किया और साथ में कहा कि कोई अंतर नहीं है। तो एक तरह से जो पाकिस्तान की उसको लेकर पूरी दुनिया में जो एक नैरेटिव भारत अब तैयार कर रहा है कि सेना ही आतंकवादी है और आतंकवादी ही सेना है, लिहाजा जब हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो वो सेना हो या आतंकवादी हो, हम उनको एक तरह से ट्रीट करेंगे। ये एक तरह से वॉर के लिए सीधी सी चेतावनी है कि अगर अब कुछ भी होता है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप ये देखिए अभी तक आज आज 22 तारीख हो गई है ओंकार सर, जिनकी बंदूकों पर, जिनकी AK-47 पर उंगलियां थी, अभी वो उंगलियां पकड़ी नहीं जा सकी हैं, अभी उनको तलाश ही रहा है। हालांकि हर रोज आज भी किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ, उसमें मारे गए हैं आतंकी, इससे पहले भी मारे जा चुके आतंकी, और उनमें से एक अभी तक मारा जा चुका जो उसमें सहयोग कर रहा था, जो लोकल का था, लेकिन बाकी अभी तलाश जारी है। लेकिन बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, जो उनके स्लीपर सेल्स हैं, अगर उनके जहन में कोई गलतफहमी है तो उसको उन्होंने कहा है कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर कश्मीर में कुछ होता है या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ होता है तो ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मैसेज बड़ा मैसेज है कि अब अगर आतंक का कोई यहाँ वारदात यहाँ हिंदुस्तान में होती है तो उसकी सजा हम यहाँ नहीं पाकिस्तान में देंगे। वही पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ वो देश को एक ऐसी लाइन पर रख रहे हैं कि अगर कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो देश उसके लिए तैयार रहे। क्योंकि पहलगाम के बाद आपने देखा होगा उन्होंने काफी दिन तक तैयारी की और उसके बाद जब शुरुआत का अटैक हुआ तो वही बहुत सॉलिड हुआ। उन्होंने कहा कि जो लोग घमंड करते थे या हथियारों का, वो आज मलबे में पड़े हैं, आईसीयू में चला गया। तो ये इस तरह के बयानों का मतलब, खासतौर से चूंकि हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जो है पॉलिटिशियंस जो है इस तरह की भाषा तब तक नहीं करते जब तक युद्ध का खतरा आसन्न ना हो, वरना तो भारत बहुत बैलेंस प्रतिक्रिया देता है। खासतौर से पाकिस्तान को भी बहुत दिनों तक इसी तरह से ट्रीट किया गया। ये पहला मौका है, अब लगातार हम जब देख रहे हैं, चाहे वो उरी अटैक हो, चाहे पठानकोट हो, या फिर उसके बाद हमने पुलवामा देखा, हमारे नेताओं की भाषा भी बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं। ये लंबे समय तक बनी रही ओंकार सर, जिसका नुकसान उठा। अब अगर आपके प्रधानमंत्री सीधे कह रहे हैं तो अब पाकिस्तान अपनी मूर्खताओं को ही चाहेगा तो बाहर निकलेगा, नहीं तो वो इस बात को समझेगा कि उसकी कीमत, उसका नुकसान उस झड़गे से बड़ा होगा जो वो नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचा पाएगा। जी धीरे जी, मैं एक बात जोड़ू यहाँ पे
प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 दिन बाद जो बयान दिया था, आज उसी बात को दोहराया है। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो स्तर है, वो हमास के लेवल का कर दिया है कि ये स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का जो पाखंड है, भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। और आतंकवादी और उनको बैक करने वाले, उन दोनों को हम एक मानेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो बात आज दोहराई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये संकेत देती है कि भारत सरकार ने अब कुछ संकल्प कर लिया है, कोई एक निर्णायक काम अब कर दिया जाए। और पीओके ही मुझे बहुत अब जो है संभावित नया थिएटर ऑफ वॉर लगता है। वीरेंद्र जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। प्रधानमंत्री को जब जब चुनौतियां दी गई, कहा गया था कि 370 अगर हटाया तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। एक मोहतरमा कह रही थी कि कोई तिरंगा कंधे पे उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो राम मंदिर के निर्माण की बात जब आई थी तो असदुद्दीन ओवैसी और उसका छोटा भाई कह रहे थे कि जरा बना करके दिखाएं। तो वो सब भी हुआ, कश्मीर में ये भी हुआ। ऐसे कई काम हुए हैं जब इनको चुनौती दी गई। इस बार भी जब जितना काम करना था, ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य था, हेतु था, जब वो कंप्लीट हो गया और हमने कहा कि हमारा ऑपरेशन पूरा, अगर अब उधर से कुछ खुरापात हुई पाकिस्तानी सेना की तरफ से तो हम जवाब देने को तैयार हैं और हमने फिर उसको जवाब दे भी दिया। अभी उसके बाद जो बयानबाजी हुई है पॉलिटिशियन की तरफ से कि हम तो सोच रहे थे कि सही मौका है, हम तो बढ़त पर थे, हम तो जीत रहे थे युद्ध, पीओके क्यों नहीं ले लिया। तो जो आप कह रहे हैं उसकी शुरुआत की एक भनक मुझे, सुगंध मुझे आज एक सुधांशु त्रिवेदी के बयान से मिली है। पहले मैं वो बयान दिखा देता हूं, बल्कि सुना देता हूं, और उसके बाद फिर आपकी टिप्पणी। अब मैं ये कहना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करणी माता मंदिर के दर्शन किए और बीकानेर में, पहले मैं एक विषय थोड़ा सा बता दूं दर्शकों के लिए भी, ये करणी माता जी का मंदिर ये वही है जिसको आपने कई बार देखा हो जहां खूब सारे चूहे पाए जाते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं ना कुछ करते हैं। ये दिव्य जो संस्कृति है भारत की उसका प्रतीक है। और ये जानते क्या बताता है, जब आप करणी माता के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते हैं तो आप देश में कहां से जुड़ जाते हैं। उत्तर में वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, तो पूर्व में कामाख्या, तो पश्चिम में मुंबा देवी, और ढाका की ढाकेश्वरी, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, भले वो इलाका देश में कहीं भी चला गया हो। क्या संकेत दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, संकेत बहुत साफ है। पाकिस्तान, भारत ने अब इंटरनेशनल वाटर्स को टेस्ट कर लिया है। भारत ने ये बता दिया है कि अब हम गुड बॉय का सर्टिफिकेट मांगने के लिए यूएनओ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका और यूरोप और नेटो के पास कहीं नहीं जाएंगे। ये बात पीएम ने आज भी कही है कि हर काम सेना करेगी, शर्त हमारी होगी, समय सेना तय करेगी, शर्त सेना तय करेगी, सब कुछ। तो पीएम ने ये बता दिया है कि इंडिया अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में आने वाला नहीं है। और ये भी उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो तो अमेरिकन वेस्टर्न पावर का एक प्रॉक्सी है जो पिछले 50 साल से भारत के खिलाफ एक अघोषित जिहाद को छेड़े हुए है। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि टर्की के रास्ते वेस्टर्न पावर के हथियार पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान को जो भी मिलिट्री मदद आ रही है वो टर्की के रास्ते आ रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी ये साफ बता दिया है कि इससे असर पड़ने वाला नहीं है। भारत की रक्षा के ऊपर, भारत की संप्रभुता के ऊपर अगर कोई आंच आएगी तो भारत सरकार अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र है। और भारत ने अब ये भी सवाल रखना चाहिए नेटो के सामने, जो अमेरिका और यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के देशों का मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किसके साथ हैं। आप डेमोक्रेटिक देश के साथ हैं या एक ऐसे देश के साथ हैं जहां सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है, जहां वास्तव में सेना ही आतंकवादी है।
आतंकवादियों को ट्रेन करती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसके बाद, उसके समय पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी बेशर्मी से खड़े होकर कहा कि मदरसों के जो छात्र हैं, जो मदरसों के तालिबे इल्म हैं, वो पाकिस्तान की सेना के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। उन्होंने तो पूरी बेशर्मी से कह भी दिया। जो पीएम कह रहे हैं वो वास्तव में उसी को कंफर्म कर रहे हैं वहां के डिफेंस मिनिस्टर। तो अब जो है, और आज की तारीख में दुनिया को पता है कि पाकिस्तान नंगा है। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान के 9 एयर बेस में कोई जहाज, कोई फाइटर जेट ना लैंड कर सकता है ना फ्लाई कर सकता है। रहीम यार खान में, नूर खान में, सरगोधा में तो इतनी बुरी हाल हो गई थी कि उनके F-16 फाइटर जेट हैंगर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए, और हिम्मत करते भी तो टेक ऑफ करने की स्थिति में नहीं थे कि चूंकि रनवे पे 20-20 फीट के गहरे गड्ढे हो गए हैं। तो अब जो है लड़ाई बहुत निर्णायक मोड़ पे आ गई है। और एक बात याद रखनी चाहिए लोगों को कि किसी भी युद्ध के समय प्रोपेगेंडा का बहुत महत्व होता है। और भारत का विपक्ष जैसा कि वो पिछले 11 साल से कर रहा है, वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ा रहा है। राहुल एक टिप्पणी जरा मैं पाकिस्तान से जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, राहुल गांधी पाकिस्तान एयरफोर्स से नहीं पूछ रहे हैं कि उनके कितने फाइटर जेट गिराए गए, वो भारतीय वायुसेना से पूछ रहे हैं कि आपके कितने फाइटर जेट गिरे। पाकिस्तान भी नहीं कह पा रहा कि हमने जेट गिराए। एक टिप्पणी जरा धीरेन्द्र जी से ले लो, उसके बाद उनको जाना भी होगा। जी। उनके प्रोग्राम का भी समय हो रहा है। और दर्शकों से भी निवेदन है, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद वो वहां लाइव करेंगे तो लाइव भी देखें। धीरेन्द्र जी, सुधांशु त्रिवेदी ने 2 नाम लिए हैं, ढाकेश्वरी और एक हिंगलाज। ढाकेश्वरी मतलब बांग्लादेश, ढाका में है, शक्तिपीठ है। हिंगलाज भी शक्तिपीठ है, हिंदुओं की अगाध श्रद्धा है। और इन दोनों का नाम लेना सुधांशु त्रिवेदी का, कहीं ना कहीं अंदर कुछ मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में भी, आरएसएस में भी, और केंद्र सरकार के स्तर पर भी। देखिए, जब मैं देख रहा था और पुराना इतिहास जो दिखता है, जिस तरह से हम लोग मैं उस संघर्ष विराम को, जिसको हमने अंडरस्टैंडिंग कहा है, अगर हम उसको देखें तो मुझे ये लग रहा था कि इस समय अगर कोई समस्या जो रोक रही है भारत सरकार को पीओके की तरफ आगे बढ़ने की तरफ, या पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट देने की तरफ, अगर कोई चीज है जिसने ऐसे समय पे रोका है, तो वो चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं, जो एटॉमिक वेपन है, वो किसके पास जाएंगे अगर ये बिखरता है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान का ढांचा है, ये 100 साल पूरे नहीं कर पाएगा आजादी के। तो वहां मुझे लगता है कि चूंकि इंडियन इंटेलिजेंसिया, जो हमारे वॉर एक्सपर्ट्स, जो हमारे इस समय वॉर के स्ट्रेटेजिशियंस हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि अचानक ये टुकड़ों में हो जाए और ये फिर एटॉमिक जो वेपन है वो किसके पास जाएंगे। क्योंकि पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, जो सबसे बड़ा एरिया है वो तो बलूचिस्तान के पास है, वहां आबादी कम है। लेकिन जो उन्होंने आज जहां करनी माता है, उनको बलूचिस्तान की उससे वो मंदिर से जोड़ा जाता है, उसके साथ उनका रिश्ता बताया जाता है कि जो धार्मिक तौर पर हम लोग वो जोड़ते हैं, उसमें एक उनका रिश्ता है। तो मुझे लगता है कि ढाका की ढाकेश्वरी देवी का जब इशारा हम लोग करते हैं, तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं, संगठन और वो, कि ये हमारे दम पर खड़ा हुआ राज्य है और उसको हम लोगों ने अपने खून और पसीने, अपने लोगों के खून, अपने लोगों के पसीने और अपने अनाज से उनको पाला। 99,93,000 कुछ का पूरा सरकारी डाटा था जिन लोगों ने शरण ली थी। त्रिपुरा का राज परिवार सड़कों पे बाहर निकलकर उनका स्वागत कर रहा था जो वहां से आ रहे थे। और वो सारे, वो हिंदू तो थे नहीं, वो मुस्लिम्स जो आज कट्टरपंथियों की तरह वहां हिंदुओं को खत्म करने पर लगे हुए हैं, वो सब थे। तो ये इशारा उस तरफ है कि हमारा एक्शन बहुत स्विफ्ट होगा और बहुत तीखा होगा। क्योंकि अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो जनरल टिक्का खान है, जो जिसको बूचर ऑफ ढाका कहा जाता है, वो जिस तरह की कार्रवाई कर रहा था, अगर हिंदुस्तान नहीं होता
तो यहाँ बहुत रेयर है कि आज ये जो सड़कों पर कूदकर मुजीब की मूर्तियों पर पेशाब कर रहे हैं, अवामी लीग पर वो लगा रहे हैं, उनको ये एक चेतावनी है कि अब आप हमको मत छेड़ो, क्योंकि आप चाइना के साथ जाके नाचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना का जो सबसे करीब का दोस्त है, जो उनके दोस्त तो कहना बहुत बड़ी मतलब मुझे लगता है कि चाइना की तौहीन होगी अगर मैं पाकिस्तान को उनका दोस्त कहूंगा। वो एक उनकी कॉलोनी है, तो उनकी कॉलोनी जो है वो उसके लिए नहीं लड़े तो तुम्हारे लिए क्या लड़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा इशारा है कि आगे पीओके में हम लोग, चूंकि जो चाइना ने कोशिश की है वो अफगानिस्तान को इसी तरह जोड़ा अपनी वन बेल्ट रोड पर, ताकि वो जो है गुलाम कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे रास्ता ले सके। तो उसके लिए सीधे तौर पर चेतावनी है कि आप तो यहां से रास्ते की बात कर रहे हो, हम लोग बलूचिस्तान को भी अलग करने की प्रक्रिया में हैं। और चूंकि जब सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं तो मुझे लगता है राज्यसभा सांसद तो है ही, लेकिन उनको बहुत अहम मसलों पर पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर भी है और काफी जगह पर वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक मंथन का समय है जो कर रही है सरकार और आगे तैयार हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। अब आपको इजाज़त भी है कि आप अपना प्रोग्राम करें, और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ अभी बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि जो संकेत सुधांशु त्रिवेदी ने दिए हैं और जो बदतमीजियां हमने पिछले दिनों मोहम्मद यूनुस की तरफ से देखी हैं, 7 सिस्टर्स का जाकर के जिक्र करना चीन में, चिकन नेक का जाकर के जिक्र करना, इधर सिलीगुड़ी में हमारी करीब 1 लाख के आसपास सेना जो है वो तीस्ता युद्धाभ्यास कर रही है। तीस्ता युद्धाभ्यास, तीसरा प्रहार, उसका नाम है तीसरा प्रहार। जी हाँ। तो अगर ढाकेश्वरी का नाम लिया जाता है, और एक बार अजित डोवल ने भाषण में कहा था कि पहलगाम जैसा एक और अटैक ये बलूचिस्तान खो देंगे, तो बलूचिस्तान और पीओके और इधर नीचे चिकन नेक के आसपास का रंगपुर और चिटगांव, क्या ये हमारे टारगेट हो सकते हैं? देखिए, आप अगर जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया, बहुत स्विफ्ट और बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड और बहुत ही प्रिसीशन, बहुत ही बारीकी से तैयारी थी उसमें। और जो बात आम आदमी नहीं जान पाया, इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी भूमिका डीआरडीओ की थी और इसरो की थी। जो सैटेलाइट से जो जो हमारा स्पेस वॉरफेयर था, उसका बहुत बड़ा रोल था। तो भारत, आज ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, इस बात का लोगों को अर्थ समझना चाहिए कि आप जितना उछल कूद मचाते हो, आप खूब कूदो, हम आपको पूरा खुराफात करने का अवसर देंगे। पाकिस्तान को भी दिया है और यूनुस को भी दिया है। अगस्त 5, 2024 को यूनुस साहब जो है गर्दी नशीन हुए थे, तो उनको जो है अब जो है करीब 10 महीने हो गए हैं। तो जितनी और यूनुस का कोई स्टेक नहीं है, उनका कुछ भी बांग्लादेश में दांव नहीं है। वो तो जो उनके मास्टर हैं वो तो कठपुतली है, उसको चलाने वाला कोई और है। तो जो अमेरिकन डीप स्टेट उसको चला रहा है, वो तो वही करेगा जो उसे करने को कहा जाएगा। ना तो वो इलेक्टेड है, 84 साल का है, बूढ़ा आदमी है, और वो कै दिन रहेगा, एवरी डे इज ए बोनस फॉर हिम। तो लेकिन वो अपनी बेवकूफियों में अभी तक बांग्लादेश की इकोनॉमी को गंभीर नुकसान पहुंचा चुका है। कई लाख लोगों की नौकरियां चली जा चुकी है, और जो उसका मेजर एक्सपोर्ट, वो भी उस पे संकट के गंभीर बादल हैं। बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो यूनुस लगातार अपने आकाओं के इशारे पर भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है पिछले 10 महीनों से, लेकिन अभी तक भारत उसके झांसे में, उसके ट्रैप में नहीं आया है। तो आप देखिएगा, जो भारतीय सेना की तैयारी है, हमें कुछ घंटे लगेंगे। जो हमारा चिकन नेक देख रहा है, भारत उनका चिकन लेग काटने की तैयारी कर रहा है। तैयारी हमारी पूरी है, बस एक गलती और हो, वही महाभारत वाली कहानी आती है कि शिशुपाल को 100 गाली देने की छूट थी। द मोमेंट ही क्रॉस दैट लिमिट ही फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वही यहाँ पर भी होगा
पाकिस्तान के आतंकवाद को भारत देखते हुए आज 45 से 50 साल हो गए। हमने पहले पंजाब में झेला, फिर कश्मीर में झेलते हुए भी आज 35 साल हो गए। अब जाकर के हम इस स्थिति में आए हैं कि पाकिस्तान को ऐसी निर्णायक चोट दी है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो लॉसेस हुए हैं एज पर एस्टिमेट्स बाय द इंडिपेंडेंट मिलिट्री एक्सपर्ट, वो $15 बिलियन के हैं, जबकि पाकिस्तान का जो टोटल डिफेंस बजट है वो $8 बिलियन है या $7 बिलियन है। तो पाकिस्तान को उससे रिकवर करने में भी कम से कम 5 साल लग जाएंगे। यही गलती यूनुस भी कर रहे हैं। और जैसी खबरें वहां से आ रही हैं, जो वहां का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उसकी कल भी मुलाकात हुई, आज अखबारों में खबर छपी है। वो यूनुस को उसने जो है थोड़ा सा ठंडे चलने की सलाह दी है, लेकिन यूनुस अगर नहीं मानेंगे तो भारत निर्णायक लड़ाई वहां लड़ेगा। और जैसा हमने देखा पाकिस्तान में, चीन इनकी मदद करने वाला नहीं है। आज चीन हो या अमेरिका हो, पैसा किसी के पास नहीं है देने को। वो केवल बयानबाजी कर सकते हैं। ट्रम्प जो है झूठ बोल सकता है, बाद में माफी मांग सकता है कि मैंने ट्रेड का ऑफर दिया, दोनों देश मान गए और मैंने वॉर रुकवा दिया। और ये कांग्रेस के लोग चीख रहे हैं, जबकि आज से 1 हफ्ते पहले या 6 दिन पहले रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पॉइंट बाई पॉइंट ट्रम्प के एक बयान का ट्रम्प के बयान का खंडन किया है, धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद व्हाइट हाउस भी बैक ट्रैक कर गया है, उसने भी अपना बयान वापस ले लिया है। और ट्रम्प तो जो है इस तरह का जो है गैर जिम्मेदार बयान का आदी है। वो आदमी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से कह रहा था, जरा बत्ती बंद करो, मैं इसको मैं वीडियो फिल्म दिखाता हूँ, व्हाइट फार्मर का वहां पे नरसंहार हो रहा है। उसने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, ये मुझे पता करना पड़ेगा, ये टेरिटरी साउथ अफ्रीका में कहा है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने ट्रम्प की इतनी बेइज्जती की कि साहब हम तो आपको जो है $400 मिलियन का जहाज तो गिफ्ट में दे नहीं सकते। और ट्रम्प है करके सुनता रहा। तो अब जो है भारत ने पूरे दुनिया में जो एक साइकोलॉजिकल एज स्थापित कर ली है, जो एक साइकोलॉजिकल बढ़त स्थापित कर ली है पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, इनके आकाओं के ऊपर, कि आप अपना काम करिए, लेकिन जो हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वो हम करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान में करके दिखा दिया। बिल्कुल सही बात। अब हम झुकने वाले नहीं हैं। ये मैसेज पीएम ने बहुत साफ दे दिया, आज भी दिया है और 24 को जब बिहार की रैली में भी दिया था, और आज से 8 दिन या 9 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी दे दिया था। लेकिन विपक्ष को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बहुत आक्रामक हैं, तीखे हैं और उनका विचार एकदम साफ है। उन्होंने जिसको संदेश देना था वो संदेश दे दिया है। वो देश को भी एकजुट कर रहे हैं। वो दुनिया के देशों, आज नरेंद्र मोदी ने सिंदूर को पौरुष का प्रतीक बना दिया। बिल्कुल, आज सिंदूर को आज नरेंद्र मोदी ने सिंदूर को मर्दानगी का प्रतीक बना दिया, शौर्य का प्रतीक बना दिया, यहां तक कह दिया कि मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। इसके बाद भी अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इनको कौन समझाएगा? आई हैव नो आइडिया। तो उन्होंने पाकिस्तान को भी संकेत दिए, चीन को भी दिए, बांग्लादेश को भी दिए, और जो 7 डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं उनके जरिए दुनिया को भी संदेश और संकेत दे दिए हैं कि भारत यहाँ रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़े। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप दोनों ने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।